गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो पहले हम लोग पढ़े थे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि उसकी दादी कैसी थी, जो कि बहुत बूढ़ी थी और उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स थे। उसके दादी जो थी बहुत ही ज्यादा अच्छी दिल के साफ की औरत थी और उसके दादाजी नहीं थे, इसीलिए जो राइटर खुशवंत सिंह है उनको विश्वास नहीं होता था कि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं। और लोग उनके गांव के और उनके परिवार के लोग कहा करते थे कि वो असल में बहुत ही जवानी के दिनों में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राइटर को जो बचपन से ही लगभग 20 सालों से उसे बूढ़ा देखते आए थे, तो उनको ये बात का भरोसा नहीं था कि वास्तव में कभी ऐसा हो सकता है। और वो अक्सर अपने बचपनों की कहानी सुनाया करती थी और उनकी दादी कैसी दिखती थी, जैसे कि वो बहुत नाटी थी, मोटी थी और सामने एक तरफ झुक के चलती थी और उसके चेहरे पे काफी ज्यादा रिंकल्स थे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था और ये भी जाना था कि दादी जो थी उनकी बहुत ही शांत दिमागी थी और वो हमेशा मुंह में अपना कुछ न कुछ प्रार्थना किया करती थी और अपने हाथ में जप माला का जाप किया करती थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे दादी जी का संग में राइटर का संबंध था। तो चलिए बेटा, आज हम लोग शुरू करते हैं, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and to get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. देखो बेटा, अब आगे क्या बोल रहा है कि उसके दादी और वो जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और राइटर बताते हैं कि मेरे माता पिता जो थे बचपन में ही काफी समय बाद क्या हुआ था कि उनके मम्मी पापा शहर चले गए थे ताकि अपने जीविका को चला सके, घर परिवार को चला सके, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को उसके दादी के पास छोड़ दिया था और तब से ही वो अपने दादी के पास कॉन्स्टेंटली लगातार उसके साथ रहते आए थे। उसके दादी उसको सुबह में जगाती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार किया करती थी और सुबह सुबह वो क्या करती थी, हमेशा सुबह का प्रार्थना किया करती थी। और एक मोनोटोनस का मतलब होता है बेटा कि एक डल आवाज में, क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी इसीलिए उनकी आवाज में मोनोटोनस था, डल आवाज था। उस डल आवाज में वो प्रार्थना किया करती थी, वो नहाती थी और उसको कपड़ा पहनाती थी और साथ ही साथ उस प्रेयर को हमेशा गुनगुनाती रहती थी। किस लिए? इस उम्मीद के साथ में ताकि राइटर भी इसको सुने और उसे याद कर ले। लेकिन राइटर बोलते हैं कि मैं इस गानों को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको याद करने के लिए नहीं चाहा, उसके लिए कभी कंसर्न नहीं हुआ। बॉदर्ड मतलब कंसर्न होना, इसको याद करने के लिए उन्होंने कभी कंसर्न नहीं हुआ। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि उसके बाद से उसकी दादी क्या करती थी, उसके बाद से उसके लिए लकड़ी का स्लेट, आप लोग स्लेट देखे ही होंगे जिसपे लोग पढ़ते हैं, तो अक्सर उसको स्लेट को क्या करती थी, अब जानते हैं क्या बोला जा रहा है, वुडन स्लेट। वुडन मतलब क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ। तो लकड़ी का बना हुआ स्लेट होता था, तो उसको पहले से धोकर रखती थी ताकि वो सूख जाए। उसके बाद से उसको येलो कलर का एक चौक दिया करती थी ताकि उसको लिखा जा सके, और एक इंक पॉट देती थी जो कि मिट्टी का बर्तन का बना हुआ होता था, छोटा सा होता था, और एक रेड कलर का पेन देती थी। रेड पेन इसलिए बेटा के जरूरी कुछ लिखना होता था तो छोटे मोटे पेज पे लिख दिया जाता था, लेकिन जब कभी कुछ सिखाने का होता था जैसे बार बार मिटा कर क्या सके, तो उसके लिए एक स्लेट की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए वो स्लेट दिया करती थी। और फिर क्या करती थी कि उसके बाद से वो नाश्ता करके उसको स्कूल ले जाती थी। तो नाश्ते में क्या मिलता था, तो उसे एक मोटा सा
स्टेल मतलब बासी चपाती उसको खाने को दिया जाता था, जिस पर मक्खन और चीनी वो लगा दिया करती थी, और वो लोग स्कूल चले जाते थे। और अपने साथ में दादी क्या करती थी कि वो बासी चपाती को अपने साथ ले जाती थी, ताकि जितने गांव के कुत्ते हैं उनको वो खिला सके। आगे क्या बोला जा रहा है बेटा? My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो क्या बोल रहा है? उसके बाद दादी उसको स्कूल लेके चला जाया करती थी, क्योंकि उनका स्कूल और जो मंदिर पर जिस मंदिर में वो जाया करती थी वो आपस में जुड़े हुए थे। और जो मंदिर का पुजारी हुआ करते थे, पुराने जमाने में मंदिर के पुजारी लोग ही पढ़ाते थे, क्योंकि धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में जितने सारे जो हमारे धर्म में बताया गया उनको पृष्ठ ही देते थे, पुजारी लोग ही दिया करते थे। इसी वजह से जो पृष्ठ थे उनको अल्फाबेट भी सिखाया करते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाया करते थे। और बाकी बच्चे लोग क्या करते थे, एक रो में बैठ करके, दूसरे तरफ वरांडा के एक रो में बैठ करके सभी लोग या तो अल्फाबेट को जैसे बोलते थे, पढ़ते थे, जैसे पुराना जब पढ़ाता था क से कबूतर, ऐसे गा गा के करके वो पढ़ते थे, या फिर प्रेयर को एक कोरस में एक साथ मिलकर के गाते गाते वो लोग सीखते थे। और उनकी दादी उस समय क्या करती थी, मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ को पढ़ा करती थी। और क्या बोल रहा है कि जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाता था तो वो दोनों एक साथ ही जाते थे, और इस समय गांव के जितने सारे कुत्ते थे उनको मंदिर के बाहर मिल जाते थे, और वे लोग उसको घर के जाने के समय में घर तक उसके पीछे पीछे आते थे और आपस में बहुत ही गुर्राते हो जाते थे। ग्राउलिंग मतलब गुर्राना, मतलब आप लोग जानते ही कुत्ते लोग को पता चल गया था कि एक निश्चित समय में खाना दिया जाएगा, तो वो गुर्राते थे और आपस में लड़ाई करते हुए वे सब लोग चपाती के लिए लड़ाई करते थे, और उनको चपाती दे देता था और उनको फेंक करके जाते थे, और वो कुत्ते लोग क्या करते थे, उसे खाते थे। फिर क्या बोल रहा है, When my parents were comfortably settled in the city. अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, इस पार्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से दोस्त जो दोनों थे, उनकी गहरी दोस्त जो दादी थी, उनके बीच में कैसे एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया। वे लोग में बदलाव कैसे आया यहाँ बताया गया है। क्या बताया जा रहा है, When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि जब मेरे माता पिता सिटी में, शहर में जाकर बहुत ज्यादा आराम से रहने लगे और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो अपने बच्चे को बुला कर रख सके, तो उन्होंने क्या किया कि खुशवंत सिंह को अपने पास में बुला लिया। और यही समय था जब उनके दोस्ती में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या, अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आना, एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हालांकि वे लोग एक साथ एक ही रूम में रहते थे, मतलब दादी और जो खुशवंत सिंह थे एक ही साथ में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो दादी थी अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। वजह कि वो जो जिस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते थे उनको स्कूल में ले जाने के लिए एक बस आया करती थी, और चूंकि उनकी दादी अब शहर में थी तो वहां पर कोई कुत्ते उसके रास्ते पे नहीं मिलते थे, इसी वजह से वो रास्ते में नहीं जा पाती थी, छोड़ने के लिए नहीं जाती थी तो कुत्ते भी नहीं मिलते थे, इसीलिए सड़क के रास्ते पे कोई कुत्ते नहीं मिलते थे। इसीलिए उसने एक नया आइडिया निकाला कि अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसने क्या किया कि इस गांव शहर के जो घर था उसके बरामदे में जितने सारे स्पैरो थे, गौरैया लोग थे, उसको खिलाती थी। फिर क्या बोला जा रहा है, As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learnings. The law of gravity, Archimedes' principle, the world being around me, etc. This made her unhappy.
She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught in the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music was a lewd association. It was the monopoly of howlers and beggars and not meant for gentlefolks. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो क्या बोला जा रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि ईयर्स रोल बाई, ईयर्स रोल बाई मतलब क्या हुआ कि टाइम का गुजरना, साल नहीं रोल होते हैं, समय बीतते हैं। तो इसी बात को बोला जाएगा कि समय बीतता गया, और जैसे जैसे समय बीतते गया हम लोग अब एक दूसरे को बहुत कम मिलते थे, देखा करते थे। और कभी कुछ समय ऐसा भी होता था कि दादी मुझे अक्सर जगा दिया करती थी, स्कूल के लिए तैयारी कर देती थी, और जब कभी मैं स्कूल से आता था तो अक्सर मुझे पूछा करती कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया, और मैं उसे इंग्लिश शब्द के बारे में बताया करता था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में थी। हालांकि वो गांव से थी तो गांव की चीज लोग जो पंजाबी थे तो पंजाबी ही चीज जानेंगे, लेकिन अब वो शहर में आ गए थे तो इंग्लिश में पढ़ते थे। तो वो पूछा करते थे कि क्या पढ़ाते थे, तो वो इंग्लिश के वर्ड को बताते थे। जैसे कि वेस्टर्न साइंस के कई सारी चीज बताया जाता था, जैसे कि ग्रेविटी का रोल, लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे वेस्टर्न साइंस है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताया जाता था, आसपास की चीजों को बताया जाता था। ये सब उनकी दादी को रास नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे धर्म को लेकर के लोग नैतिकता की बातें करते हैं वहां पर ये सब पढ़ाना उनको अच्छा नहीं लगता था, और इसी वजह से क्या हुआ, उनकी दादी बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है, अब चूंकि सारी चीज इंग्लिश में थे, उनकी दादी सब पंजाबी में जानती थी, इसीलिए उनके लेसन्स में कुछ मदद नहीं कर पाते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि उनको ये चीज पसंद भी नहीं था। आगे क्या बोल रहा है, वह इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में इस तरह की बातों को भी सिखाया जाता हो, जहाँ पे भगवान के बारे में सिखाया जाता हो, ना धर्म ग्रंथ के बारे में। क्योंकि देखो बेटा, धर्म ग्रंथ और भगवान के बारे में शिक्षा लेने से हम लोगों को नैतिकता का बोध होता है, हम लोग का वैल्यू बढ़ता है, हम लोग वैल्यू को बढ़ करके अपने मोरल्स को बनाते हैं, और ये चीज वहां पर नहीं था, तो उनके इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुख था। आगे क्या बोला जा रहा है कि एक दिन मैंने उनको बताया कि हमें म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है, और इस बात को सुनकर के वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि उस समय, आज भी गांव देहात में भी सोचा जाता है कि जितने सारे अच्छे घर के लोग हैं उनके लिए म्यूजिक सीखना अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि आज भी लोग रियलिटी शो सुनते हैं, देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डांस में भाग लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके दादी ने जब ये सुना तो उन्होंने क्या कहा कि एक ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन मतलब क्या, ये एक नीची जाति के लोगों को काम करने का, गंदे लोग उसको काम करते हैं। क्योंकि ये काम जो करते हैं, कौन कौन करते हैं, जो भिखारी हैं, जो हार्लॉट प्रोस्टिट्यूट होता है, तो जो प्रोस्टिट्यूट्स गाना गाते हैं, या फिर बेगर्स, भिखारी लोग, या जो असहाय लोग हैं, वो लोग भीख मांगने के लिए गाना गाते हैं। इसके लिए जेंटलफॉक मतलब क्या होता है, जितने कुलीन लोग हैं, सभ्य लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, उनके लिए म्यूजिक नहीं है, ऐसा वो समझती थी। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इस नहीं कहने के बावजूद भी वो बहुत साइलेंट रहती थी। लेकिन इस साइलेंट में उनका डिसअप्रूवल, यानी कि वो इस चीज से रजामंद नहीं थी, वो बहुत दुखी थी, उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो शांत रहने लगी थी। और इस नहीं अच्छा लगने की वजह से उनको मन बहुत खिन्न रहता था, और वो चुपचाप रहने के चलते क्या करती थी कि वह उनसे बहुत कम बात करने लगी, बहुत मुश्किल से उनसे बात करने लगी। तो बेटा, आज सेकेंड पार्ट हम इतना खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरा फिनिश हो जाएगी, और थर्ड पार्ट पढ़ने के बाद से जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे आप लोग जरूर कुछ पूछेंगे। थैंक यू बेटा, लव, हैव अ ग्रेट डे।